हे गाइस, वेलकम बैक। अभी तक हमने टी सेल की पूरी जर्नी देख ली है। बोन मैरो से थाइमस तक का डेवलपमेंट हुआ, पॉजिटिव रेगुलेशन हुआ, नेगेटिव सिलेक्शन हुआ और कंप्लीट मैचुरेशन हुआ, लिम्फ नोड में गई और एंटीजन से इंकाउंटर करके एक्टिवेट भी हो गई। लेकिन एक्टिवेशन के बाद में सारी टी सेल एक जैसी तो नहीं रहती। बॉडी उन्हें अलग अलग रोल्स असाइन करती है। कुछ बैक्टीरिया से फाइट करती है, कुछ पैरासाइट से, कुछ एलर्जी से और कुछ तो इम्यून रिस्पॉन्स को ही बंद कर देती है और कुछ इन्फेक्टेड या कैंसर सेल को डायरेक्टली मार देती है। तो चलिए इन्हीं सारी टी सेल के सबसेट्स को डिटेल में समझते हैं। CD4 टी सेल्स इम्यून सिस्टम की कमांडर होती है। ये डायरेक्टली पैथोजेंस को नहीं मारती, ये साइटोकाइंस रिलीज करके बाकी इम्यून सेल्स को इंस्ट्रक्शंस देती है। इन्वायरमेंट में जो साइटोकाइंस प्रेजेंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग नेटिव CD4 टी सेल अलग अलग सबस्ट्रेट्स में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। इनमें से 5 इंपॉर्टेंट सबसेट है TH1, TH2, TH17, TFH और Treg। TH1 सेल्स अगर इन्फेक्शन इंट्रासेलुलर हो जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, वायरस या इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया, तो डेंड्राइटिक सेल्स इंटरल्यूकिन 12 को रिलीज करती है और IL-12 नेटिव टी सेल को TH1 बनाती है और मास्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TBET। इसमें मेन साइटोकाइंस होते हैं INF गामा, IL-2 एंड TNF बीटा। इसका फंक्शन है INF गामा मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस बैक्टीरिया को इफिशिएंटली डिस्ट्रॉय करते हैं और TH1 साइटोटॉक्सिक टी सेल को भी सपोर्ट करती है। इसलिए इंट्रासेलुलर पैथोजेंस के अगेंस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्स TH1 का ही होता है। ट्यूबरक्लोसिस में स्ट्रॉन्ग TH1 रिस्पॉन्स प्रोटेक्टिव होता है और HIV पेशेंट्स में CD4 सेल्स कम होने की वजह से TH1 रिस्पॉन्स वीक पड़ जाता है। अब अगर बात करें TH2 सेल्स की, तो इमेजिन करो इन्फेक्शन हुआ वॉर्म्स के कारण। यहाँ मैक्रोफेज ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते, बॉडी को इओसिनोफिल और मास्ट सेल की ज़रूरत होती है। इस इन्वायरमेंट में इंटरल्यूकिन 4 नेटिव टी सेल को TH2 में कन्वर्ट करता है और मास्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है GATA3। यहाँ पर मेन साइटोकाइंस होते हैं इंटरल्यूकिन 4, 5 एंड 13। इनका फंक्शन है 4 बी सेल्स को IgE की क्लास स्विचिंग में हेल्प करता है, 5 इओसिनोफिल्स को एक्टिवेट करता है एंड 13 म्यूकस सिक्रीशन और एयरवे रिस्पॉन्स को इंक्रीज करता है। TH2 के ओवर एक्टिवेशन से अस्थमा, एलर्जी ऐसी कई डिसीज डेवलप हो सकती है। अब अगर बात करें TH17 की, तो हर इन्फेक्शन वायरस और पैरासाइट तो नहीं होता। एक्स्ट्रासेलुलर बैक्टीरिया और फंगाई के अगेंस्ट बॉडी को न्यूट्रोफिल्स की ज़रूरत पड़ती है। तब नेटिव टी सेल TGF बीटा और इंटरल्यूकिन 6 के इन्वायरमेंट में एक्टिवेट होती है और TH17 सेल्स का फॉर्मेशन करती है। यहाँ मास्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है रॉ और गामा टी। इसका मेन साइटोकाइन है इंटरल्यूकिन 17, जिसका फंक्शन है एपिथेलियल सेल्स को स्टिमुलेट करना और कीमोकाइंस रिलीज होते हैं न्यूट्रोफिल्स को इन्फेक्शन साइट पर रैपिडली रिक्रूट करने का काम करते हैं। और TH17 का एक्सेसिव एक्टिवेशन होने पर ऑटो इम्यून डिसीज भी हो सकती है, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब बात करते हैं TFH, टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल्स। ये सबसेट लिम्फ नोड के जर्मिनल सेंटर में काम करता है और इसका डिफ्रेंशिएशन इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 21 के कारण होता है। इसमें मास्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है BCL6 और इसके मेन साइटोकाइन है इंटरल्यूकिन 21। इसका फंक्शन है कि ये बी सेल की हेल्प करता है क्लास स्विचिंग में, सोमेटिक हाइपरम्यूटेशन में और एफिनिटी मैचुरेशन में। इसके अलावा ये मेमोरी बी सेल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। फिर आते हैं टी रेगुलेटरी सेल्स। अब सोचो इम्यून रिस्पॉन्स इन्फेक्शन के बाद भी कंटिन्यूसली चलता रहे और बॉडी खुद को डैमेज कर देगी। इसलिए इम्यून सिस्टम के पास एक ब्रेकिंग सिस्टम भी होता है। नेटिव टी सेल अगर TGF बीटा और इंटरल्यूकिन 2 के इन्वायरमेंट में एक्टिवेट होगी तो Treg सेल्स बनती है और इसमें मास्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है FOXP3 और इसके मेन साइटोकाइन से इंटरल्यूकिन 10 एंड TGF बीटा। इसका फंक्शन है इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करना और ऑटो इम्यूनिटी को प्रिवेंट करना। ये पेरिफेरल टॉलरेंस को मेंटेन करके रखता है। ये तो आपको पता ही है कि CD4 सेल्स इंस्ट्रक्शन देती है और CD साइटोटॉक्सिक टी सेल इन्फेक्टेड सेल को एक्चुअली मारती है। ये MHC क्लास 1 पर प्रेजेंटेड पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करती है और इनका टारगेट होता है वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड ट्यूमर सेल्स। CD8 सेल के टारगेट के साथ जाकर अटैच हो जाती है
परफोरिन रिलीज करती है जो मेम्ब्रेन में पोर्स बना देता है। इन पोर्स के थ्रू ग्रेन एंजाइम सेल के अंदर इंटर करता है। ग्रेन एंजाइम कैस्पेज को एक्टिवेट करता है और इसका रिजल्ट होता है एपोप्टोसिस, सेल की डेथ हो जाती है। इसके अलावा किलिंग मैकेनिज्म के लिए टारगेट सेल पर फास्ट रिसेप्टर होता है CD95। CD8 सेल पर फास्ट लिगेंड FASL दोनों बाइंड करते हैं और डेथ सिग्नलिंग एक्टिवेट हो जाती है और फिर से एपोप्टोसिस हो जाएगी। तो एक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन देखते हैं CD8 और NK सेल्स का। CD8 एडेप्टिव इम्यूनिटी में प्रेजेंट होती है और MHC1 डिपेंडेंट होती है। ये एंटीजन स्पेसिफिक होती है और इसमें मेमोरी भी प्रेजेंट होती है। लेकिन NK सेल्स इनेट इम्यूनिटी में होती है, MHC इंडिपेंडेंट होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है और ये मिनिमल टाइम के लिए रहती है। NK सेल्स स्पेशली उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है जहाँ MHC1 का एक्सप्रेशन कम हो जाता है। कई वायरस और ट्यूमर सेल्स MHC1 को कम कर देते हैं ताकि CD8 से बच सके, लेकिन इसी वजह से NK सेल्स उन्हें आइडेंटिफाई कर लेती है और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मिसिंग सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन। टी सेल एक्टिवेशन के बाद रिस्पॉन्स को भी कंट्रोल करना पड़ता है और इसके लिए दो इनहिबिटरी रिसेप्टर होते हैं, CTLA4 और PD1। CTLA4 एक्टिवेशन की स्टार्टिंग को सप्रेस करता है और PD1 क्रॉनिक स्टिमुलेशन के बाद टी सेल एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। नॉर्मली TCR सिर्फ स्पेसिफिक पेप्टाइड MHC कॉम्प्लेक्स को ही रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन कुछ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स इस रूल को भी तोड़ देते हैं। ये डायरेक्टली MHC2 और TCR को क्रॉस लिंक कर देते हैं, जिसके रिजल्ट में हज़ारों टी सेल्स एक साथ एक्टिवेट हो जाती है और मैसिव साइटोकाइन रिलीज होता है। इसी को बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। फॉर एग्जांपल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एंड स्टेफाइलोकोकल एंटीरोटॉक्सिन्स। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, CAR T सेल थेरेपी। मॉडर्न इम्यूनोथेरेपी में पेशेंट की टी सेल को बॉडी से निकालते हैं और लैब में जेनेटिकली मॉडिफाई करके उनमें काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर CAR को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर उन्हें पेशेंट की बॉडी में वापस से इंजेक्ट किया जाता है। अब ये मॉडिफाइड टी सेल्स कैंसर सेल को इफ़िशिएंटली आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय कर देती है। इनका मेन यूज़ होता है बी सेल ल्यूकीमा और लिम्फोमा में। का HIV से भी कनेक्शन होता है। HIV स्पेसिफिकली CD4 टी सेल्स को इन्फेक्ट करता है। जैसे जैसे CD4 का काउंट कम होता है वैसे वैसे पूरा एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स वीक हो जाता है। इसी वजह से एड्स के पेशेंट को बहुत सारी डिसीज से सफ़र करना पड़ता है। इसी के साथ हमारा एडेप्टिव इम्यूनिटी का कोर सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है। अब इम्यूनोलॉजी के कुछ हाई यील्ड कॉन्सेप्ट बचे हैं जिन्हें हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।